हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 1 से अध्याय 8 तक के 2 अंक वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में तैयार करने वाले हैं। इन प्रश्नों को जरूर देखिएगा। ये प्रश्न अभी तक बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, वही प्रश्न मैं लेकर हाजिर हूँ। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समझते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। देखिए प्रश्न बन जाता है, ये नहीं कहूंगा कि इस साल बने, लेकिन ये प्रश्न बनता है। इससे एक ना एक प्रश्न ऐसे या तो इसका सूत्र लिखने के लिए आ जाता है, मात्रा लिखने के लिए आ जाएगा, विमा आ जाएगी विकल्प में, और ऐसे आ जाएगा तो 2 नंबर का आएगा। ठीक है, और या फिर आता है इसके लिए कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तब निकाल लिया जाता है। तो ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, तो आइए पहले इसकी हम परिभाषा जान लेते हैं। क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या रखे, किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, मान लीजिए कोई किसी बिंदु है, कोई बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश यानी Q0 पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, यानी दोनों के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे ऐसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। अगर इसके सूत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा, ई बराबर एफ बटे Q0। ठीक है, यानी किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश Q0 हो, उस पर लगने वाला बल F हो, तो उसकी तो तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई बराबर एफ बटे Q0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ई बराबर एफ बटे Q0 हो जाएगी। ठीक है, अगर इसकी विमा निकालने के लिए आ जाए, विमा, तो क्या करोगे, न्यूटन प्रति कूलम। तो न्यूटन किसका होता है, बल, बल की क्या होती है, एम एल टी माइनस के 2। ठीक है, और आवेश की क्या होती है, ए टी। तो हम क्या करेंगे कि तब हम जब जो एम एल टी ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 2 और माइनस के कितने हैं, 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा ऊपर, तो माइनस के 3, एम एल टी माइनस की 3 कितने हो जाएगी, एम एल टी माइनस की 3 क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है, एम एल टी माइनस 2 क्या होती है, बल की विमा होती है, आवेश की क्या होती है, एटी। और फिर जब जो ए भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाने पर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1 क्या हो जाएगी, किसकी विमा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा हो जाएगी। ऐसे आप इसको कर सकते हो। फिर देखिए अगला प्रश्न है वैद्युत फ्लक्स, ये भी पूछ लिया जाता है। तो वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। तो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं होगी जो अभी तक पूछी गई हैं, वही इसमें कराने वाले हैं। फिर अगली वीडियो में हम इसके जो प्रश्न अभी तक जो अलग से बने हैं, 3 अंक वाले, 5 अंक वाले, वो प्रश्न कराएंगे। और अगली वीडियो में एक लेकर आएंगे जिसमें डेरिवेशन कंप्लीट कराएंगे, यानी एक एक चैप्टर 1 से लगाकर 8 तक जितनी भी डेरिवेशन है सबको एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, जितना आप सपोर्ट करोगे उतना आपके लिए हम मेहनत करेंगे। तो आइए देखिए अगला प्रश्न है वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य, से आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अविलंबित दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या होगा, कोई मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र कह रहे किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई काल्पनिक पृष्ठ है, और काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहा जाता है, वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। और बात करें कि इसके लिए सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या होता है, इस वीडियो में हम इसका निर्धारण नहीं कर रहे हैं, बस आपको सूत्र बता रहे हैं। अगली वीडियो में इसका निर्धारण कर ही बताएंगे, जब 3 अंक में इसको बताएंगे। तो फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। क्या होगा, फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो, डी हो, वैद्युत क्षेत्र उसमें क्या हो, ई हो। ठीक है, तो इसमें वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। ठीक है, दिमाग क्या होती है, इसकी मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, अथवा क्या हो जाता है, वोल्ट मीटर, इसके लिए सूत्र मात्रक हो जाता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम एक और प्रश्न बन जाएगा, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमने क्या बताया कि इसमें हम परिभाषाओं को कंप्लीट करा रहे हैं। तो आइए समझते हैं। तो देखिए क्या होता है वैद्युत विभव, कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी विधन परीक्षण आवेश को
अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान की अनुपात को बराबर होता है। यानी क्या होगा कि मान लीजिए अनंत से कोई परीक्षण आवेश को एक बिंदु तक लाने, अनंत से किसी बिंदु तक लाने पर किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, यानी उस दोनों के अनुपात को क्या कहा जाता है, वैद्युत विभव कहा जाता है। किए गए कार्य के अनुपात को वैद्युत विभव कहा जाता है। यानी वो कार्य और आवेश तो देखेंगे, तो वही पढ़ा हमने। तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, यानी परीक्षण आवेश क्या होगा कि किसी अनंत पर स्थित आवेश, परीक्षण आवेश क्या है, Q0 है, उसको लाने में किया गया कार्य W हो, तो इसके लिए विभव क्या हो जाता है, V। तो V बराबर क्या होगा, W/Q0 या Q0 हो जाएगा। यानी यहाँ कार्य क्या होगा, जो किया मतलब कार्य क्या हो जाएगा, परीक्षण आवेश को यहाँ तक लाने में किया गया कार्य है, और Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है। इसका मात्रक क्या हो जाता है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट हो जाता है। अगर इसकी विमा बनाने की कोशिश करें तो क्या होगी, कार्य ml² T-2 क्या हो जाएगी, ml²T-2, और आवेश की क्या होती है, AT। आवेश की क्या होती है, AT। तो अब जब ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगी, ml² है, T कितनी हो जाएगी, ए ऊपर कितने हैं, -2 है, नीचे भी ए भी जाएगा तो नीचे प्लस का, ऊपर जाएगा क्या होगा, माइनस का, ये भी हो जाएगा माइनस का, 1 हो जाएगा तो -2 -1 कितना 3, ml/T-3, और ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ml²T-3 a-1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गलती हुई थी। ठीक है, इतना लिख लेना है। ठीक है, तो अब देखते हैं, तो ये मात्रा क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है इसका मात्रक, विमा ml²T-3 a-1 हो जाती है। ठीक है, और सूत्र क्या होता है, V बराबर W/Q0 या Q0 हो जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के परावर्तांक से क्या तात्पर्य है। परावैद्युतांक क्या होता है, आइए समझते हैं। किसी माध्यम की वैद्युशीलता तथा वायु या निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को, या के ही माध्यम को क्या गया, अनुपात, वैद्युशीलता के अनुपात को ही माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे के से प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, के से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं कि के बराबर क्या होगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, किसी माध्यम की वैद्युशीलता। तो माध्यम की वैद्युशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को, तो एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को क्या कहा जाता है, परावैद्युतांक कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित किया जाता है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या होगी, निर्वात की वैद्युशीलता हो जाएगी। ठीक है, क्या होगी, निर्वात की वैद्युशीलता। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, माध्यम की वैद्युशीलता हो जाएगी, याद रखना है। ठीक है, और वायु निर्वात के लिए इसका मान कितना होता है, तो पता है 8.85 और 10⁻⁻12 न्यूटन, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होता है, इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है इसका मात्रक, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भंजक विभवांतर की परिभाषा दीजिए। तो भंजक विभवांतर क्या होता है, किसी परावैद्युत पदार्थ के सिरों के बीच विभवांतर का वह न्यूनतम मान जिस पर परावैद्युत में भंजन होने लगता है उसे भंजक विभवांतर कहा जाता है। क्या होता है, किसी परावैद्युत पदार्थ में सिरों के बीच विभवांतर का वह न्यूनतम मान जिस पर परावैद्युत में क्या होता है, भंजन होने लगता है, क्या कहलाता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। तो अगली परिभाषा देखिए, वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है, इसके मात्रक लिखिए। तो देखिए वैद्युत विभवांतर क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, वही कि वह वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, मान लीजिए ए और बी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहा जाता है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदुओं के बीच क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि VA-VB बराबर W/Q0, यानी यहाँ पर एक बिंदु पर विभव तथा दूसरे बिंदु पर विभवांतर, दोनों के बीच अंतर कार्य बटे क्या हो जाएगा, आवेश। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा, यानी क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कर रहे हैं, तो उत्पन्न विभवांतर है। ठीक है,
तो इसका मात्रक भी सेम वही जूल प्रति कूलाम हो जाते हैं। विमा वही क्या पढ़ा हमने, एम एल स्क्वायर टी माइनस के 3a-1 क्या हो जाती है, इसकी विमा हो जाती है। तो आइए हम अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 7 है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या समझते हैं। तो ये समझते हैं कि वह सूक्ष्म नियत वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, क्या कहलाता है, वह अपवहन या अनुगमन वेग कहलाता है। कैसे कि मान लीजिए कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन बाह्य वैद्युत क्षेत्र की, जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जिस वेग से गति करने लगते हैं उन्हें उसे अनुगमन वेग कहते हैं, उसे vd से प्रदर्शित किया जाता है। तो ऐसा आप लिख सकते हो। फिर अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। तो क्या होगा, विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच अनुगमन वेग में मध्य संबंध क्या होता है, तो vd बराबर क्या होता है, vd बराबर ev टो क्या होता है, ev टो बटे क्या होता है, बटे में है क्या है, बटे ml हो जाएगा, क्या होगा ml हो जाएगा। जहाँ vd क्या होगा, तो vd क्या हो जाएगा आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, v क्या होगा विभवांतर, जो एल होगा चालक तार की लंबाई हो जाएगी, तथा टो क्या होगा श्रांति काल होगा। तो ये क्या होगा, मुक्त किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, क्या है, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। धारा घनत्व क्या होता है, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित अविलंबित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित किया जाता है, यानी J बराबर I बटे ए अविलंबित, तो क्या होगा एकांक क्षेत्र प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित अविलंबित वैद्युत धारा को, तो प्रति धारा के एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित धारा के अनुपात को क्या कहा जाता है, धारा घनत्व कहा जाता है। एक बार रिपीट कर सकते हैं, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित अविलंबित वैद्युत धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। इसे J से प्रदर्शित किया जाता है, J बराबर क्या होगा I बटे ए हो जाएगा। ठीक है, मात्रक की बात करें इसका, तो मात्रक क्या होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, क्या होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाता है। तो आइए अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, क्या है, आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। तो आवेश की गतिशीलता क्या होती है, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अववाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। इसे किससे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। मात्रक की बात करें इसको मीटर स्क्वायर बटे वोल्ट सेकंड इसका मात्रक हो जाता है। और अगर हम इसके लिए सूत्र लिखना चाहें तो सूत्र क्या हो जाएगा, म्यू बराबर vd बटे ए। ठीक है, क्या पढ़ा पढ़ा हमने, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अववाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। तो एकांक यानी बटे में अववाह वेग यानी vd, तो vd अववाह वेग यानी अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या कहा जाता है, वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जाता है, गतिशीलता होती है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र का मान में मीटर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, वोल्ट सेकंड हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, जो प्रश्न बहुत बार बन चुका है, क्या है, चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर किस प्रकार निर्भर करता है। सबसे पहला है, चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला है चालक की लंबाई पर, अर्थात यह चालक की तार की लंबाई क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। फिर है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के शांति काल यानी टॉ, तो शांति काल की भी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व पर, अर्थात जो घनत्व की क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए तथा मात्रक बताइए। विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट वैद्युत चालकता में क्या संबंध है। तो आइए समझते हैं, क्या है, किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा उस बिंदु पर धारा घनत्व के अनुपात को
चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध किससे प्रदर्शित करते हैं? रॉ से। क्या पढ़ लिया हमने? किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर सॉरी क्या लिखा है, यहाँ पर तीव्रता लिखना है ई। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व यानी जे के अनुपात को क्या कहा जाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। इसे रॉ से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। फिर अगर हमें संबंध दर्शाना है तो पहले हम विशिष्ट प्रतिरोध का क्या कर लेते हैं? सूत्र का निर्धारण कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया ऐसे कि रॉ बराबर क्या पढ़ लिया? ई बटे जे पढ़ लिया। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है। अगर हम मान लीजिए कोई चालक तार है, चालक तार की बात कर रहे हैं, किसी धारावाही चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत की तीव्रता। तो अगर धारावाही चालक मान ले तो उसकी लंबाई मान लीजिए क्या है? एल है। और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? मान लीजिए चालक का क्षेत्रफल क्या ए है, और उसमें आई धारा बह रही है, तो इसके बीच विभवांतर क्या हो जाएगा? भी। तो एक सूत्र हो जाता है बी बराबर ई बराबर वी बटे एल, यानी वैद्युत की तीव्रता तथा विभवांतर एक चालक धारावाही चालक की लंबाई एल हो और उस पर विभवांतर भी उत्पन्न हो रहा हो, तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ई बराबर वी बटे एल। इसे हम समीकरण 2 नाम देते हैं। फिर हमने एक और पढ़ा है कि जे बराबर आई बटे ए होता है, यानी धारा घनत्व से धारा घनत्व की बात करते हम 3 देते हैं, 3 नाम देते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? समीकरण 1 देखते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है? रॉ बराबर, ये दोनों मान यहाँ पर समीकरण 1 में रख देते हैं। तो ई की जगह क्या लिखेंगे हम? वी बटे एल लिखेंगे, लिखेंगे नहीं। और जे की जगह क्या लिखेंगे हम? जे की जगह क्या लिखेंगे हम? तो आई बटे ए लिखेंगे। तो जब आई कहाँ रहेगा? नीचे, और ए कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। जब नीचे लिखेंगे तो इसे ऊपर हो जाएंगे, ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा? रॉ बराबर क्या हो जाएगा? बी बटे आई, ये हम अलग कर लेते हैं, और ए बटे एल को अलग कर लेते हैं। क्योंकि हमने बी बटे आई बराबर क्या पढ़ा है? आर बराबर क्या पढ़ा है? बी बटे आई, ओम के नियम से। तो आर, तो रॉ बराबर क्या हो जाएगा? तो रॉ बराबर बी बटे आई की जगह आर लिखेंगे, आर इंटू ए बटे एल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि हमें क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है कि क्या बता? विशिष्ट प्रतिरोध तथा क्या सूत्र क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में संबंध। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। जिसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है? 1/ρ। तो ये संबंध हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो सिग्मा क्या होता है? विशिष्ट चालकता होती है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? ρ होता है। तो ये संबंध हो जाएगा। तो आइए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो पहला होगा किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित तत्वों पर निर्भर करता है। पहला है सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। दूसरी बात, विद्युत अपघट की वक्रता सांद्रता बढ़ाने पर सेल का अतिरिक्त प्रतिरोध बढ़ जाता है। फिर देखिए अगला है घोल में डूबे प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने से घटता है। विद्युत अपघट एवं प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये सब हो जाता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है इसी का कि किसी सेल में विद्युत बल को परिभाषित कीजिए। विद्युत भाग बल को परिभाषित करना है। तो आइए देखते हैं। तो क्या हो जाता है विद्युत भाग बल? एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने से सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी सूत्र क्या हो जाए? मात्रा क्या होगा? जूल प्रति कूलम या वोल्ट हो जाता है। ठीक है। तो एकांक आवेश को सेल सहित में पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है। तो अगर इसके हम सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या लिखते हैं? सेल की विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और डब्ल्यू बटे क्यू, यानी देखिए एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को हम डब्ल्यू से लिख सकते हैं, तथा विद्युत को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो एकांक आवेश यानी प्रति आवेश यानी बटे में आवेश हो जाएगा। ई बराबर डब्ल्यू बटे क्यू होगा है। ठीक है। तो ई बराबर डब्ल्यू बटे क्यू इसका सूत्र हो जाएगा। फिर देखिए अगला है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। तो क्या होता है? एम्पियर के नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा का म्यू जीरो, यानी क्या होता है? म्यू जीरो या म्यू नॉट गुना होता है। जो जहाँ निर्वात की जहाँ क्या है? जहाँ म्यू नॉट क्या होगी? निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता होगी। जैसे देखेंगे क्या पढ़ा? इस समाकलन
ई वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर होगा म्यू 0 इंटू आई होगा, ये होगा। ठीक है, बंद वक्र चुंबकीय क्षेत्र की रेखीय समाकलन, उस बंद वक्र द्वारा घिरे हुए कुल, यानी कि उस बंद वक्र द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा का क्या होता है, विद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है, तो म्यू नॉट इंटू आई हो जाएगा। ये देखिए उसका चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन हो जाएगा। तो ए एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है। तो अगला देखिए, अगला क्या है, धारामापी या गैल्वेनोमापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। तो धारामापी या गैल्वेनोमापी को कुंडली को क्या करें, श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध को लगाना होगा। क्या लगाना होगा कि धारामापी या गैल्वेनोमीटर की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च मान के प्रतिरोध को लगाना होगा, तो हम धारामापी या गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदल सकते हैं। प्रश्न है, धारामापी की धारा सुग्राह्यता तथा वोल्टेज सुग्राह्यता से क्या तात्पर्य है। तो धारामापी की धारा सुग्राह्यता क्या होती है, यह कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। तो आइए इसको और जानते हैं। जैसे देखिए, धारा सुग्राह्यता बराबर होती है आई एस बराबर फाई बटे आई, यानी फाई की जगह एन ए बी बटे सी लिख सकते हैं, जहाँ एन क्या होगी, कुंडली में फेरों की संख्या होगी, एन कुंडली में फेरों की संख्या, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा, और बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और ई ऐंठन आघूर्ण हो जाएगा। ऐसी धारामापी की वोल्टेज सुग्राह्यता क्या होती है, तो यह कुंडली के सिरों पर लगाए गए प्रति एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। वोल्टेज सुग्राह्यता बराबर क्या होती है, V बराबर फाई बटे वी, यानी बराबर एन ए बी बटे सी आर होती है, जहाँ आर धारामापी का प्रतिरोध होता है। ठीक है, इसे लिख सकते हैं। फिर प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में लेंज के नियम क्या है। तो इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। तो क्या होगा, किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, इसे लेंज का नियम कहते हैं। क्या करती है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा, दो नाम ध्यान रखना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, उसे हम लेंज का नियम कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। तो स्वप्रेरण क्या होता है, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। सिंपल है, क्या करना है कि किसी कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, अथवा स्वप्रेरकत्व उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। फिर क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली के उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, प्रत्यावर्ती परिपथों में शक्ति गुणांक एवं बाठीन धारा का अर्थ समझाइए। तो शक्ति गुणांक क्या होगा, शक्ति गुणांक क्या होता है कि प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I तथा विभवांतर V के बीच कालांतर फाई के कोज्या को परिपथ का शक्ति गुणांक कहा जाता है। और बाठीन धारा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय ना हो तब परिपथ की धारा को क्या कहा जाता है, बाठीन धारा कहा जाता है। ऐसे फिर एक और प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के परिणमन। प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के परिणमन अनुपात से क्या तात्पर्य है। तो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NS तथा प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP का अनुपात को क्या कहा जाता है, परिणमन अनुपात कहा जाता है। तो इसे R से प्रदर्शित किया जाता है, NS बटे NP, यानी NS क्या होगा, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, और NP क्या होगा, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को बस परिणमन अनुपात को परिणमन अनुपात कहा जाता है। फिर प्रश्न है, सूक्ष्म तरंगें क्या है, इनका एक उपयोग बताइए। तो आइए समझते हैं। इन तरंगों का उत्सर्जन निर्वात नलियों में दोलित्र धारा द्वारा किया जाता है। इनकी आवृत्ति 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक परिवर्तित होती है। इनका उपयोग वायुयानों में नेविगेशन के लिए रडार में किया जाता है, माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने में, परमाणु तथा अणुओं की संरचना के अध्ययन में, वाहनों तथा क्रिकेट की गेंद की चाल
ज्ञात करने में। ठीक है, फिर एक और प्रश्न है कि रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो रेडियो तरंगों की आवृत्ति परिसर 3 × 10⁻⁻⁹ से 3 × 10⁻4 हर्ट्ज तक तथा सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति 3 × 10⁻11 से 3 × 10⁻9 हर्ट्ज तक होती है, अतः सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो इतने प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा, इसमें से प्रश्न आएंगे, परिभाषाएं हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।